हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं झारखंड करंट अफेयर्स। चूँकि झारखंड के सभी एग्ज़ाम में देखा जाए तो 4 से 5 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 4 से 5, 6 इतना झारखंड से करंट अफेयर्स हर पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों को करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ना है ताकि मेरा एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ना छूटे। तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स, झारखंड करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं और उसे याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या था? ऑपरेशन ऑक्टोपस यह ऑपरेशन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त पहल है। किसका? झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य लातेहार में स्थित बूढ़ा पहाड़ में क्षेत्र में नक्सलियों को खत्म। ठीक है, मतलब लातेहार जो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसमें से वहाँ से एक बूढ़ा पहाड़ है, उस क्षेत्र से नक्सल को ख़त्म करना, नक्सलियों को ख़त्म करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसमें झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ का दोनों का संयुक्त पहल है। दोनों के बीच दोनों मिल करके इस पहल को शुरू किए थे, यहाँ से नक्सलियों को ख़त्म करने के उद्देश्य से। और देखिए ये बूढ़ा पहाड़ के बारे में, बूढ़ा पहाड़ जो है सो झारखंड का क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा पहाड़ है। ठीक है, बूढ़ा पहाड़, और ये झारखंड का सबसे पुराना पहाड़ है। बूढ़ा पहाड़ झारखंड का सबसे पुराना पहाड़ है और क्षेत्रफल में ये एरिया में बड़ा पहाड़ है। ये लातेहार और गढ़वा जिले में है। ठीक है, गढ़वा और कुछ क्षेत्र पलामू में भी इसका फैला हुआ है बूढ़ा पहाड़ का। ठीक है, और देखिए ये इतना ही नहीं, इस पहाड़ पर, बूढ़ा पहाड़ पर इस बार हेमंत सोरेन, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पहली बार जो कोई मुख्यमंत्री है झारखंड का जो बूढ़ा पहाड़ पर गए हैं, बूढ़ा पहाड़ का भ्रमण किए। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और इतना ही नहीं, वहाँ पर इन्होंने झंडोत्तोलन का भी काम किए। गढ़वा क्षेत्र में जो फैला हुआ उस क्षेत्र में जाकर के इन्होंने झंडोत्तोलन किया और भ्रमण करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और इनके साथ में जब इस समय भ्रमण के लिए गए थे बूढ़ा पहाड़, तो यहाँ के हमारे राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा वो भी साथ गए थे, मुख्यमंत्री के साथ में नीरज सिन्हा। ठीक है, और वहाँ पर जा करके मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1000 करोड़ रुपया इस क्षेत्र को, बूढ़ा पहाड़ को का डेवलपमेंट के लिए, और कि 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। ठीक है, अब दूसरा है 22वें अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन। 22वें अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन बोकारो के बोकारो जिला के ललपनिया में स्थित लुगुबुरु में 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया। मतलब 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोकारो के ललपनिया में, लुगुबुरु में। ठीक है, इस महासम्मेलन का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा, किसके द्वारा किया गया? इस सम्मेलन का उद्घाटन हेमंत सोरेन द्वारा किया गया, 8 नवंबर को किया गया। और देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ लुगु बाबा का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। लुगुबुरु जो ललपनिया बोकारो में है। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस 2022। 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस 2022 के समारोह की अध्यक्षता की। झारखंड के खूंटी जिले आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के जन्म स्थान में राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ जनजातीय गौरव दिवस समारोह शुरू हुआ। मतलब ये जो जनजातीय गौरव दिवस 2022 का शुरुआत किया, समारोह का अध्यक्षता कौन किए? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस 2022 15 नवंबर को। और ये किसके जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो
हमारे जो राज्य के शहीद हैं बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिरसा मुंडा को खूंटी में जाकर, खूंटी में। और केंद्र सरकार ने देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदायों के योगदान को याद करने के लिए 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मतलब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया? 2021 में। और किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में घोषणा किया गया कि प्रत्येक के 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा बिरसा मुंडा का जन्मदिन को। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब गूंज महोत्सव की शुरुआत, गूंज महोत्सव, ठीक है, 18 दिसंबर 2022 को झारखंड के रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस द्वारा किया गया। गूंज महोत्सव का शुरुआत जो 18 दिसंबर 2022 को झारखंड के कहाँ? सिल्ली में, रांची जिला के सिल्ली में किया गया गूंज महोत्सव की शुरुआत। और इसका उद्घाटन कौन किया? तो उस समय के तत्कालिक राज्यपाल जो थे रमेश बैस, उनके द्वारा किया गया। गूंज महोत्सव में एक साथ 5001 कलाकारों ने छऊ नृत्य कार्निवाल और 1500 युवाओं ने सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। मतलब 5001 कलाकारों ने छऊ नृत्य कार्निवाल का प्रदर्शन और 1500 युवाओं ने सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। समारोह में शामिल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के सुब्रतो दास ने छऊ नृत्य को पारंपरिक नृत्य के तौर पर इस रिकॉर्ड में शामिल करने की घोषणा की। किसमें? तो छऊ नृत्य को शामिल किया जाएगा किसमें? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और इसके साथ उन्होंने सुदेश महतो को रिकॉर्ड से जुड़ा मेडल पहनाया गया। ठीक है, किसने? सुदेश महतो को इंडिया बुक रिकॉर्ड से जुड़े मेडल को किसके द्वारा पहनाया गया? तो सुब्रतो दास द्वारा। नेक्स्ट है, झारखंड को पहली बार मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। झारखंड को, हमारे राज्य झारखंड को पहली बार डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला 19 दिसंबर 2022। कब? 19 दिसंबर 2022 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिला के प्रशासन द्वारा संचालित DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चयन किया गया। मतलब जो कोडरमा प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया था DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, तो उसके लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उसे डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया कोडरमा को। और ये सम्मान डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा के DC आदित्य रंजन को प्रदान किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर CM हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन में किया झंडोत्तोलन। मतलब इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 2023 का, उसमें 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर CM हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में राज्य के 3 विभूतियों का योगदान रहा है। इस दौरान उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा, वेनीफेस लकड़ा, देवेंद्र नाथ सामंत का जिक्र किया। झंडोत्तोलन से पूर्व उन्होंने परेड की सलामी ली। तो देखिए इसमें क्या है, इस बार जो 2023 में गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किए और उन्होंने जो हमारे विभूति, जिन्होंने झारखंड के 3 विभूति जयपाल सिंह मुंडा, बेनीफेस लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत का जिक्र किया। क्योंकि इन तीनों का, जयपाल सिंह मुंडा, वेनीफेस लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत का हमारे संविधान निर्माण में, भारतीय संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये तीनों संविधान सभा के सदस्य थे उस समय, संविधान निर्माण समिति जो था संविधान सभा, उसके सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। झारखंड से 3 लोग कौन कौन संविधान निर्माण समिति में शामिल थे, सदस्य थे? जयपाल सिंह मुंडा, बेनीफेस लकड़ा, देवेंद्र नाथ सामंत। और 74वें गणतंत्र दिवस 2023 अवसर पर हेमंत सोरेन ने झंडा कहाँ पर आया? तो दुमका पुलिस लाइन में। नेक्स्ट है, घाटशिला के डॉक्टर जानूम सिंह
घाटशिला के, कहाँ के, घाटशिला के जामुन सिंह सोय पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जामुन सिंह सोय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह सोय पिछले 40 वर्षों से हो भाषा, किसके लिए, हो भाषा के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय से रिटायर हैं। कौन, डॉक्टर जामुन सिंह सोय कहाँ के, कोल्हान विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर है और ये हो भाषा के डेवलपमेंट के लिए पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे हैं और इन्हें साल 2023 के लिए पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। कब, 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया किन्हें, तो डॉक्टर जामुन सिंह को, किस लिए, हो भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, हो भाषा के विकास के लिए काम कर रहे घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह सोय के 4 कविता संग्रह और एक अन्य उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पहला काव्य संग्रह है इनका 2009 में प्रकाशित हुआ था, बहासरोन नाम से प्रकाशित हुआ है। इस काव्य संग्रह का दूसरा हिस्सा इसी साल प्रकाशित हुआ है। देखिए, पूछा जाए बहासरोन किनका लिखा हुआ उपन्यास है, तो जामुन सिंह, डॉक्टर जामुन सिंह का। किस भाषा के हैं, हो भाषा के। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रांची को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र पुरस्कार। ठीक है, रांची को देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया। रांची के मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित मौसम केंद्र को मौसम की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया। मतलब देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र कौन, रांची को घोषित किया गया। इस समारोह में रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया और मतलब रांची को देश का, पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया और साथ ही यहाँ के जो मौसम केंद्र के जो प्रमुख हैं अभिषेक आनंद, उनको सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, झारखंड के 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का शपथ। मतलब अभी देखिए, वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। तो ये हमारे राज्य के 11वें राज्यपाल हैं। ठीक है, 18 फरवरी 2023 का 18 फरवरी 2023 को सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी चीफ जस्टिस यपरेश कुमार सिंह ने उन्हें पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाई। देखिए, याद रखिएगा कि शपथ कब, जो हमारे वर्तमान राज्यपाल हैं, केवल राज्यपाल हैं, 11वें राज्यपाल हैं, कब शपथ लिए थे, 18 फरवरी 2023 को शपथ लिए थे। हमारे जो वर्तमान राज्यपाल हैं, 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को शपथ कौन दिलाए थे, तो उच्च न्यायालय के, हमारे झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी चीफ जस्टिस। देखिए, मुख्य चीफ जस्टिस नहीं तो उसमें, ठीक है, कार्यकारी, याद रखिएगा, कार्यकारी चीफ जस्टिस यपरेश कुमार सिंह, ठीक है, इन्होंने शपथ दिलाए थे। राजभवन परिसर के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री राधा कृष्णन ने अंग्रेजी में शपथ ली। किस भाषा में शपथ लिए, अंग्रेजी भाषा में। ये भी याद रखिए कि पूछा जाएगा कि हमारे वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किस भाषा में शपथ लिए थे, तो अंग्रेजी भाषा में। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की तरह ही लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। मतलब लोकसभा सांसद थे और ये कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। झारखंड के नए डीजीपी अजय कुमार सिंह। तो भारत पुलिस सेवा में 1989 बैच के अधिकारी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। पूर्व में आईपीएस अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक थे। मतलब डीजीपी बनने से पूर्व ये क्या थे, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक थे। इसके अलावा ये वर्तमान में जो डीजीपी के साथ साथ ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे राज्य के डीजीपी कौन है, अजय कुमार सिंह। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा बने झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश।
झारखंड के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने 20 फरवरी 2023 को झारखंड हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। संजय कुमार मिश्रा केवल मुख्य न्यायाधीश है झारखंड के, 14वें मुख्य न्यायाधीश। कब शपथ लिए थे? तो 20 फरवरी 2023 को। कौन? संजय कुमार मिश्रा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। पद की शपथ कौन दिए? संजय कुमार मिश्रा, जो हमारे राज्य के, हमारे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको शपथ कौन दिलाए? तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा 61 वर्ष के हैं और वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वरीयतम न्यायाधीश थे। वे उड़ीसा के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? संजय कुमार मिश्रा उड़ीसा के रहने वाले हैं। 1987 में लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB पूरा करने के बाद बोलांगीर जिला अदालत से अभ्यास शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, सलीमा टेटे बनी एशिया की एथलीट्स एम्बेसडर। एशिया की एथलीट्स एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सलीमा टेटे को। टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही झारखंड की सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया। सलीमा टेटे झारखंड की सिमडेगा की रहने वाली है। आप लोग देखे होंगे कि टोक्यो ओलंपिक के समय बहुत फेमस थी है। तो टोक्यो ओलंपिक के समय में ये कहाँ की रहने वाली? सलीमा टेटे सिमडेगा, झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली है और इन्हें एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर बनाया गया 2 साल के लिए। नेक्स्ट है, देवघर में खुला संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन। ठीक है, संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन कहाँ खोला गया? देवघर में। महानगरों की तर्ज पर छोटे शहरों में प्राकृतिक गैस की सुविधा लोगों को देने हेतु संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन देवघर में खुला। संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन कहाँ? देवघर में। अगले 2 वर्षों तक परमंडल के सभी पेट्रोल पंप, मतलब संथाल परगना परमंडल के सभी पेट्रोल पंप पर CNG स्टेशन भी खुलेंगे। CNG स्टेशन खोला जाएगा तथा 2024 से पहले पाइप से घर घर गैस की सुविधा गृहिणियों को मिलेगी। मतलब 2000 लक्ष्य रखा गया है 2024 तक क्या है कि घर घर CNG गैस का जो है पाइप से पहुंचाया जाएगा, पाइप के माध्यम से। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची ग्राहक संतुष्टि मामले में देश के दूसरे नंबर पर। याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि मामले में केवल स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक निजी एजेंसी के माध्यम से अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच घरेलू उड़ान वाले एयरपोर्ट पर कराए गए ग्राहक संतुष्ट सर्वे में झारखंड के रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश भर में दूसरा नंबर पर रहा, जबकि पहले स्थान पर कौन है? उदयपुर एयरपोर्ट। पहला स्थान पर पूरा देश में पहला स्थान पर उदयपुर एयरपोर्ट और दूसरा स्थान पर हमारे झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। दीप्ति ने नेशनल आर्चरी रैंकिंग में जीता स्वर्ण पदक। दीप्ति शर्मा 4 अप्रैल 2023 को रांची जिले के जोन्हा की, कहाँ का? रांची जिला जोन्हा की रहने वाली तीरंदाजी दीप्ति कुमारी ने हरियाणा के सोनीपत में चल रहे नेशनल रैंकिंग आर्चरी में झारखंड की ही तीरंदाज अंकिता भगत को सीनियर वर्ग के फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से दीप्ति कुमारी को भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से दीप्ति कुमारी को 5 लाख रुपये का चेक, कितना दिया गया? 5 लाख रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप दिया गया और इसके साथ रिकवर में दीप्ति देश की नंबर 1 तीरंदाजी बन गई। मतलब देश की नंबर 1 तीरंदाजी भी कौन है? तो दीप्ति कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? रांची जिला के जोन्हा प्रखंड। ठीक है, और किन्हें हरा करके अपना सीनियर वर्ग में फाइनल स्वर्ण पदक जीती? तो अंकिता भगत को। लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा। झारखंड के लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया।
17 अप्रैल 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी गई। लाह को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग जिला समेत राज्य के 12 जिला के करीब 5 लाख किसान परिवार को लाभ मिलेगा। जब लाह को खेती कृषि का दर्जा मिलेगा तो कितने राज्य के 12 जिले के कितने 5 लाख किसानों के परिवार को लाभ मिलेगा। इसकी घोषणा कब हुई है? 17 अप्रैल 2023 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। गौरतलब है कि लाह का उत्पाद करने में झारखंड राज्य देश में पहले स्थान पर है। हम लोग इसे भी पढ़े हैं झारखंड में जीएस में भी क्या कि लाह उत्पादन में झारखंड पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य प्रति वर्ष 15 से 16 हज़ार टन लाह उत्पाद करते हैं। ये देखिए कि 50% पूरे देश का 50% लाह का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। भारत के 100 ताकतवर लोगों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 64वें स्थान पर। देखिए हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे देश के 100 ताकतवर लोगों में से 64वें स्थान पर हैं। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी की गई भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में हेमंत सोरेन 64वें स्थान पर। पहले स्थान पर पीएम नरेंद्र मोदी। पहला स्थान पर कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। इस सूची में श्री सोरेन का नाम अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर से पहले हैं। इस सूची में वह झारखंड के इकलौते शख्स हैं। मतलब भारत के 100 ताकतवरों की सूची में से एकमात्र हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मतलब झारखंड राज्य से केवल हेमंत सोरेन हैं। ठीक है। और इंडियन एक्सप्रेस ने इसके पीछे की वजह बताई कि हेमंत सोरेन एक ऐसा राज्य में सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चला रहे हैं जहां राजनीतिक स्थिरता अक्सर बदलती रहती है। झारखंड में वंदे भारत के लिए होगा कोच और सीट का निर्माण। वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, तो सबसे रफ्तार चलने वाली ट्रेन, तो उसका कोच का निर्माण और सीट का निर्माण कहाँ होगा? झारखंड में। देखिए भारत में सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत के लिए कोच और आरामदेह सीट का निर्माण अब झारखंड में होगा। टाटा स्टील और भारत रेलवे किसके बीच गठबंधन हुआ है? टाटा स्टील और भारत रेलवे के बीच इसके लिए 145 करोड़ का करार हुआ है। किसके बीच? जो कोच का निर्माण वंदे भारत ट्रेन के लिए कोच और सीट का निर्माण होगा, उसके लिए टाटा स्टील कंपनी और भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे के बीच 145 करोड़ रुपये का करार हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास एसी और थर्ड टियर एसी कोच में लगने वाले सीटों का निर्माण टाटा स्टील करेगी। मतलब जो वंदे भारत में फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास एसी कोच जो बनेगा उसमें जो सीट का निर्माण होगा वो कौन कंपनी करेगी? टाटा स्टील करेगी। यही नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के LHB कोच का निर्माण का ठेका भी टाटा स्टील को मिला है। याद रखिएगा, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रांची जिले की मुन्नी देवी को मिला स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। रांची जिले के पिठोरिया पंचायत के मुखिया, कहाँ के? पिठोरिया पंचायत, रांची जिला के पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को पेयजल स्वच्छता क्षेत्र में योगदान के लिए 4 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। इसके प्रयास से पंचायत के लोगों को पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का लाभ मिला। इसके अलावा अन्य कई योजनाओं का भी लाभ मिला। मुन्नी देवी के नेतृत्व में पंचायत में स्वच्छता, तरल कचरा प्रबंधन और ODF प्लस में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। मतलब देखिए ये मुखिया कहाँ की? तो पिठोरिया पंचायत, रांची जिला के अंतर्गत पिठोरिया पंचायत की मुखिया है मुन्नी देवी, और स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान के कारण से इन्होंने अपने पंचायत में एक उत्कृष्ट कार्य किया स्वच्छता के क्षेत्र में। इस कारण से इन्हें राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है अंजन धाम सहित 4 स्थलों के विकास के लिए 6.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। गुमला जिले के 4 प्राचीन धार्मिक स्थल कौन कौन? टांगीनाथ धाम, अंजन धाम, पर्यटन स्थल में फिर गोबरसिल्ला
और नवरत्नगढ़ के समुचित विकास के लिए 6.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। नवरत्नगढ़ नागवंशी राजाओं की धरोहर है। राजा दुर्जन साल ने इसकी स्थापना की थी। और याद रखिएगा कि नवरत्नगढ़ किला कब बनाया था? राजा दुर्जन साल के द्वारा 1585 में निर्माण किया गया था। नवरत्नगढ़ किला का निर्माण किनके द्वारा? दुर्जन साल के द्वारा 1585 में। तो देखिए, एक जो गुमला जिला का 4 स्थल तीर्थस्थल कौन कौन? अंजन धाम, टांगीनाथ धाम, गोबरसिल्ला, नवरत्नगढ़ किला। ये चारों को डेवलप के लिए, विकास के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 6.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, इसमें से देखिए क्या देखेंगे, नवरत्नगढ़ किला जो है, नवरत्नगढ़ नागवंशी राजा दुर्जन साल के द्वारा कब? 1585 में बनाया गया था। यह एक पंचमंजिला भवन है। कैसा भवन है? पंचमंजिला भवन। और नवरत्नगढ़ किला को ही झारखंड का हम्पी कहा जाता है। नवरत्नगढ़ किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। और इसे संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है। क्या चीज़? संरक्षित स्मारक। तो ये सब चीज़ नवरत्नगढ़ किला के बारे में याद रखिए। गोबरसिल्ली प्रकृति की अद्भुत बनावट है। इसे कुछ लोग झूलता पहाड़ भी कहते हैं। अब देखिए, याद रखिए, झूलता पहाड़ किसे कहा जाता है? तो गोबरसिल्ली। कहाँ है गोबरसिल्ली? गोबरसिल्ली पर्यटक स्थल कहाँ है? तो गुमला में है। झारखंड के गुमला जिला में गोबरसिल्ली पर्यटक स्थल एक पर्यटक स्थल है जिसे झूलता पहाड़ भी कहते हैं। अंजन धाम गुमला से 21 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि अंजन गांव के घने जंगल व पहाड़ की चोटी पर माता अंजनी के गर्भ से बालक हनुमान का जन्म हुआ था। एक मान्यता है कि हनुमान का जन्म इसी पहाड़ पे, अंजन धाम पहाड़ पे गुमला में हुआ था। इसे अंजनी माता के गर्भ से। ठीक है, और इसके अलावा अंजन धाम, ये याद रखिए कि तीनों ओर से गुमला जिला में जो अंजन धाम जहाँ है, ये उसके तीन ओर से नेत्रहाट पहाड़ घिरा हुआ है। ठीक है, और टांगीनाथ धाम 7वीं एवं 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। बताया जाता है कि यह धार्मिक स्थल है। यहाँ एक त्रिशूल जो कि जमीन पर गड़ा है, जिस पर जंग नहीं लगता है। मतलब जो त्रिशूल है टांगीनाथ मंदिर में, जो जमीन पर त्रिशूल गड़ा हुआ है, उसमें जंग नहीं लगता है। ये टांगीनाथ मंदिर आपका गुमला जिले के मंझगांव पहाड़ी पर, याद रखिए कहाँ पर? मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। और एक विशाल शिवलिंग के अलावा यहाँ पर एक शिवलिंग है टांगीनाथ मंदिर में, एक शिवलिंग, उसके अलावा अन्य 8 शिवलिंग भी हैं। याद रखिएगा कितना? 8 शिवलिंग है। अन्य 8 शिवलिंग है। जो मेन शिवलिंग है, मुख्य शिवलिंग है, उसके अलावा 8 शिवलिंग है। और शिवलिंग के अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की ये सब प्रतिमा है। किसका? माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, माँ भगवती की प्रतिमा, गणेश, हनुमान, इन सब भगवान की प्रतिमा भी वहाँ पर टांगीनाथ मंदिर में है। उसके अलावा ये जो त्रिशूल है, जो त्रिशूल हम लोग ये देख रहे हैं, एक त्रिशूल, ये त्रिशूल अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल है। कैसा? अष्टकोणीय त्रिशूल है। इसमें कभी जंग नहीं लगता है। और यहाँ पर क्या है, इस स्थान पर एक और कि परशुराम का पद चिन्ह है। भगवान परशुराम का पद चिन्ह है। और इसके अलावा परशुराम कहा जाता है कि यहाँ पर जो एक फरसा गड़ा हुआ है, और वो फरसा गढ़ा है तो किसका है? वो परशुराम का ही फरसा है, जो प्रयोग करते थे परशुराम, जिस फरसा इसको टांगा कहते हैं, वो फरसा गड़ा हुआ है टांगीनाथ मंदिर। तो याद रखिएगा कि गुमला जिला के 4 तीर्थ स्थल को, धार्मिक स्थल को, जो विकास का डेवलप के लिए सरकार योजना बनाए हैं। कौन कौन है? नवरत्नगढ़ किला, गोबरसिल्ली, अंजन धाम, टांगीनाथ धाम। तो फ्रेंड्स, ये था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी प्रकार से हम आगे भी जो झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसे लेकर के आऊँगा। आप सब अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ें और अच्छे से नोट्स बना लें, तैयारी और याद करें, ताकि आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स से आने वाला कोई भी एग्ज़ाम, झारखंड के सभी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में ना छूट पाए और आप अच्छे से आंसर लगा करके आएँ। ठीक है, आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। आप अपने मित्रों के बीच में हमारे चैनल को शेयर करें, क्लास शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी तरह की परेशानी, प्रॉब्लम, जहाँ में किसी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।